हेलो। आप सभी का हमारे दास आरसीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोग जो है आज संज्ञा का पार्ट 2 देखेंगे। उस दिन हमने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाउन होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाउन संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। नाउन जो है वो संज्ञा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नाम होता है। तो नाम से क्या डिफिनीशन बन जाती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो जाती है। बाकी हमने आप लोगों को बताया था कि मुख्य प्रकार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य प्रकार से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला आप लोगों को हमने बताया था जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने आप लोगों को बताया था जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा बताया था भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 जो थे, ये 3 मुख्य भेद थे संज्ञा के। ठीक है, तो उसमें से हमने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नदी। नदी से जितने भी प्रकार की नदियां हैं, जो भी नदी है, पूरी नदी जाति का बोध है, इसलिए नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरीके से जैसे कवि, तो कवि भी क्या हो जाएगा? कवि से भी पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए कवि भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे शहर, तो शहर भी क्या हो जाएगा? शहर से सारे प्रकार के शहर आ गए, छोटे बड़े, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, वाराणसी। तो ये सब शहर है। जो शहरों के नाम आएंगे तो व्यक्तिवाचक में जाएंगे, इसलिए शहर क्या है? तो शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कवि, तो कवि में भी क्या हो जाएगा? कवि भी जातिवाचक संज्ञा है। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो इसमें जब किसी प्रॉपर नाम दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे बताया, जैसे कोई प्रॉपर, जैसे नदी है मान लो, तो नदी से एक प्रॉपर नाम दे दिया गंगा नदी, तो गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से हमने भाववाचक बताया था। भाववाचक में जिससे हमें भाव गुण दो पता चलते हैं, जैसे लड़कपन, बचपना। तो ये सब कैसी संज्ञा है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे जो 2 भेद आगे के थे, वो अब हम लोग जानेंगे। उन भेदों के नाम क्या हैं? तो उन भेदों के नाम हैं, हमने बताया था। अब अगला भेद है तो वो हम लोग जानेंगे, उसका नाम है, उसमें थोड़ा सा भाववाचक संज्ञा बचा था, तो उसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग आगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण जानेंगे। जैसे हमने बताया था, जो 2 भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक स्वतंत्र, और दूसरी होती है परतंत्र। तो स्वतंत्र के लिए मैंने बताया था, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। परतंत्र बताया था, परतंत्र भाववाचक संज्ञा में जैसे ता, त्व, पन, ई, आव आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ये परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में यही प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो हम लोग यही जानेंगे कि परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कैसे निर्माण होती हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा। तो इस तरफ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और इस तरफ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मान लो राम, तो राम से क्या बन जाएगा, राम में तो प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी रामत्व। इसके आगे जैसे शिव, शिव, तो शिव से क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा शिवत्व। ऐसे ही रावण, तो रावण क्या है, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम है, तो इसलिए रावण से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी रावणत्व। ठीक, तो इस तरीके से हमारी व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सभी लोग देख लेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि परतंत्र भाववाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है। तो राम है, राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो राम में तो प्रत्यय जोड़ देंगे, रामत्व तो क्या हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा, ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, परतंत्र भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे शिव, तो शिव में तो प्रत्यय जोड़ देंगे, शिवत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही रावण, तो रावण में तो प्रत्यय जोड़ देंगे तो रावणत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? ओके, इसके आगे हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से, इसके बाद हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से एक सेकंड रुकिएगा सभी लोग। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो जातिवाचक संज्ञा में हम लोग जैसे देख लेंगे जातिवाचक संज्ञा, जैसे मान लो लड़का, तो लड़का से क्या हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितने भी प्रकार के लड़के हैं सारे लड़के आ रहे हैं, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए लड़का में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो लड़कपन एक भाव हो जाएगा, इसलिए लड़का से लड़कपन क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे भाववाचक जो है जातिवाचक संज्ञाएं किस तरीके से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत निर्माण होती हैं। इसी तरीके से हम लोग अगला देखेंगे उदाहरण, जैसे पुरुष, तो पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितने भी प्रकार के पुरुष हैं सारे पुरुष आ गए, तो पुरुष में तो प्रत्यय लगा दीजिए, पुरुषत्व तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही से नारी, तो नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितने भी प्रकार की नारी हैं सभी नारी आ गई, तो नारी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो नारी से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, नारित्व, नारित्व क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे सर्वनाम मान लो मम, तो मम से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, तो मम से भाववाचक संज्ञा ममत्व मान लो बन जाएगी, ममत्व, इसमें तो प्रत्यय जोड़ दिए ममत्व बन जाएगी। या हम कहें कि मम में ता प्रत्यय जोड़ दीजिए आप, तो ममता भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरीके से अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो अपना में हम लोग तो प्रत्यय जोड़ देंगे,
अपनत्व, तो अपनत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से या तो मान लो अपना में पन प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो अपना से अपनापन भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे अगला उदाहरण हम लोग ले लें, निज। निज का मतलब क्या होता है? अपना। तो निज भी क्या है? सर्वनाम है। निज से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? निजत्व। तो निजत्व भी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सभी लोग इसको देख लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं इस तरीके से निर्माण होती हैं, जैसे लड़का से पन प्रत्यय लगा के लड़कपन, पुरुष में तो प्रत्यय लगाकर पुरुषत्व, नारी में तो प्रत्यय लगाकर नारीत्व। इसी तरीके से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो सर्वनाम में जैसे मम में तो प्रत्यय लगा देंगे ममत्व, ता लगा देंगे तो ममता, अपना में तो प्रत्यय लगा दे अपनत्व, या तो पन प्रत्यय लगा दे तो अपनापन, निज में निजत्व। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञाएं। हम एक साइड हुए जा रहे हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ओके, सभी को समझ आ रहा है प्रॉपर? आवाज आ रही प्रॉपर? ओके, तो हम लोग व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डालेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का निर्माण। विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है? तो हम मान लो विशेषण हमने ले लिया कठोर, तो कठोर से क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय आप जोड़ दीजिए, कठोर ता, कठोरता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसे भोला, भोला क्या है? विशेषण है। भोला में हम लोग पन प्रत्यय जोड़ देंगे, तो भोला पन, तो भोलापन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद ऐसे ही हम लोग देख लेंगे, जैसे सुंदर। सुंदर भी क्या है? विशेषण है। तो सुंदर में ता प्रत्यय आप लगा दीजिए, सुंदरता, तो सुंदरता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विशेषण में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कठोर से ता प्रत्यय लगा दीजिए कठोरता, ऐसे ही भोला में पन प्रत्यय लगा दीजिए तो भोलापन हो जाएगा। इसके बाद सुंदर में ता प्रत्यय लगा दीजिए, सुंदर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण हो गया। इसी तरीके से फिर क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम लोग देखेंगे। तो क्रिया मान लो जैसे है घबराना, तो घबराना से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? घबराहट। अगला जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में आ प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ऐसे ही लिखना, तो लिखना से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? लिखाई। ठीक है, तो सभी को प्रॉपर समझ आ रहा है कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे निर्माण होती हैं। तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय, अव्यय क्या होता है बेटा? जो व्यय ना हो उसे कहते हैं अव्यय, या अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? तो अव्यय का दूसरा नाम बच्चा अभिकारी शब्द भी होता है।
जैसे मान लो वह निकट, तो निकट से क्या हो जाएगा, निकटता, ता प्रत्यय जोड़ दे तो निकटता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे समीप, तो समीप में आप ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, समीपता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही हम लोग देखेंगे दूर, अगला उदाहरण, तो दूर में ई प्रत्यय जोड़ दीजिए तो दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और ये कौन सी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, तो ये परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। परतंत्र का मतलब दूसरे से बनती हैं, और दूसरी संज्ञा स्वतंत्र होती है, मुख्य रूप से स्वतंत्र, से स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, ये सारी कैसी हैं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। और ये परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं जिनमें ता, त्व, पन, आई, आव प्रत्यय लगते हैं, ये कौन सी संज्ञाएं होती हैं, तो ये परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। अब इसको हम लोग देखेंगे। सभी लोग प्रॉपर आवाज आ रही है, बताते जाइए, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा कभी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा न रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्या है डिफिनीशन, कि जब कोई संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होती है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होती है तो जातिवाचक संज्ञा न रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए, पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो यहां पे पंडित क्या है, सभी को पता है कि पंडित एक जाति है, पंडित एक जाति है, लेकिन यहां पे ये पंडित जाति ना होकर के क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि ये पंडित जी जो है ये एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पंडित जातिवाचक संज्ञा न हो करके पंडित कैसी संज्ञा हो जाएगा, पंडित व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सभी को प्रॉपर समझ आया कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होगी तो वो जातिवाचक संज्ञा न रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए तो पंडित क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अपना धन, वस्त्र सब त्याग दिया। ठीक है,
तो गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब त्याग दिया। तो यहाँ पे गांधी क्या है, गांधी ऐसे तो एक पूरी जाति है, गांधी क्या है, गांधी एक जाति है, लेकिन यहाँ पे ये गांधी जी जो है, यहाँ पे ये गांधी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे ये गांधी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए गांधी प्रयोग किया जा रहा है। तो आदरणीय बापू जी के लिए जब गांधी शब्द प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे ये गांधी जातिवाचक संज्ञा न रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया। तो यहाँ पे गांधी ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा का कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब आगे इसी तरीके से हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में अब हम लोग प्रयोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सभी लोग ध्यान देंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का न बोध करा के वो जब पूरी जाति का बोध कराने लगती है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र शब्द आ गया। तो वैसे तो हरिश्चंद्र क्या है, एक नाम है, लेकिन यहाँ पे हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है वो एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पे हरिश्चंद्र जितने भी सच बोलने वाले लोग हैं उन सभी का बोध किया जा रहा है, इसलिए हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे। हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कड़ी नजर रखनी चाहिए। हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। तो इसमें क्या, यहाँ पे जयचंद एक नाम है, लेकिन यहाँ पे ये नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे जयचंदो क्या है, जयचंदो पूरी एक जाति का बोध करा रहा है। यानी जयचंद का अर्थ क्या होता है, जो भी विश्वासघाती व्यक्ति होते हैं उन सभी विश्वासघाती व्यक्तियों के लिए जयचंद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा न रह करके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो इतनी बात ये सभी को समझ आई कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जब कोई भी शब्द जातिवाचक संज्ञा का न बोध कराकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा न रह करके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो पंडित क्या है, एक जाति है, लेकिन यहाँ पे पंडित जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पंडित व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही गांधी जी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब त्याग दिया, इसलिए गांधी जी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गांधी ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। तो इतना समझ आई। तो आगे हम लोग जो संज्ञा के 3 भेद मुख्य थे वो पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, तो कुल 5 भेद कौन से होते हैं? पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। तो ये कुल 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। इसमें से हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, भाववाचक संज्ञा भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक संज्ञा पढ़नी है। तो हम लोग अब अगली हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगली हम लोग हेडिंग डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग समझेंगे। सभी लोग वापस समझ आ रहा? सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? 1 मिनट थोड़ा हम पानी पी लें। सभी को समझ आ रहा बच्चों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी बच्चा, इसको समझेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पदार्थ या द्रव्य की नाप तौल का पता चलता है। ठीक, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पदार्थ या द्रव्य का नाप तौल का पता चलता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो दूसरे शब्दों में कहें, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जिन संज्ञा शब्दों से हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो कौन सी संज्ञा होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे देखेंगे, धातुओं के नाम, जैसे धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में देखेंगे जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल आदि। तो ये धातु जो है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये क्या गिन के मिलती हैं? तो ये गिन के नहीं मिलती, गिनी नहीं जाती, ये तौल के मिलती है, माप के। तो जिनसे हमें नाप तौल का बोध पता चलता है वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ऐसे ही जैसे धातुओं के नाम हो गए, पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम। तो पदार्थ में जैसे हम लोग देखेंगे, दूध, दही, घी, तेल, पानी। तो ये पदार्थ भी कैसी संज्ञाएं हो जाएंगे? ये पदार्थ भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे, क्योंकि इन पदार्थों को भी हम लोग गिन नहीं सकते, नाप तौल सकते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की नाप तौल
मात्रा का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। इनको हम गिन नहीं सकते, वही द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि, ऐसे ही पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। तो ये कौन सी संज्ञाएं हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई। सभी को समझ आया? ओके। ऐसे ही अब हम लोग देखेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको इरेज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगली कौन सी संज्ञा बची? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे, जैसे वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह, जैसे कुंज, गुच्छा, घौंद। बच्चों तक घौंद क्या होती? घौंद भी एक प्रकार का समूह है। तो घौंद क्या होती है? घौंद जो केला का समूह होता है, जिसको गांव में लोग केला की गहर बोलते हैं, तो उसी को घौंद कहते हैं। घौंद भी क्या है? समूह है। ऐसे ऐसे टी सेट, चाय का सेट लेने आओ तो उसमें कई चीज होती है, तो ये एक ही ये समूह हो गया। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे, जैसे व्यक्तियों के समूह, ये वस्तुओं के हो गए, व्यक्तियों के समूह होते हैं। व्यक्तियों के समूह जैसे सेना, सेना में एक आदमी होता, कई आदमी होते। सेना हो गया, पुलिस हो गई, गिरोह हो गया, टुकड़ी हो गई, क्लास हो गई। ठीक, तो ये सब कैसी हैं संज्ञाएं? ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। क्यों? गिरोह में भी एक दो लोग नहीं, कई लोग होते हैं, इसलिए गिरोह भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गिरोह क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभी को समझ आया? ठीक है, देखेंगे हम लोग। ये तो जातिवाचक हो गया। तो इस तरीके से ये समूहवाचक संज्ञा होती है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं का समूह मान लो कुंज, जैसे कुंज क्या होता है? लताओं का समूह। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। तो घौंद, केला की घौंद होती है। ठीक, तो ये सब क्या है? समूह है। ऐसे ही व्यक्तियों के समूह, सेना है, पुलिस है, गिरोह है, टुकड़ी है, कक्षा है, परिवार है, मान लो परिवार, समिति है, ठीक, मंडली है, लोगों की मंडली होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब
समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ आया? तो ये हमारी कुल 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा तुम लोग समझे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसी में चौथी समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, 5वीं द्रव्यवाचक संज्ञा ऐड हुआ है। तो टोटल 5 संज्ञाएं होती हैं। बाकी हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है, स्वतंत्र और परतंत्र। परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय आदि में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। तो ये परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बाकी कुछ अपवाद में जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, वो भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग संज्ञा टॉपिक के क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखिए, सभी लोग ये संज्ञा टॉपिक से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, शब्द भेद का क्वेश्चन है। वो बताइए, शब्द भेद से पूछ रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। बताइए, ऑप्शन पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 8। तो कौन सा ऑप्शन होगा? समय लेंगे 2 सेकंड का, सभी लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। बताइए। तो वाक्यों का वर्गीकरण बच्चा 2 आधार पर होता है। पहला एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो वाक्य जो होते हैं इनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जो विधिवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, समुच्चयबोधक। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोग सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के रूप में जानते हैं। तो ये वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। अब अगला हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में नहीं भूल जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मेन काम होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मंडी परिषद परीक्षा 2019 में आया हुआ है, संज्ञा आप लोगों ने खूब पढ़ रखी हैं। तो अब बताइए कौन सा होगा इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है मनाही, तीसरा है खुशी और चौथा ऑप्शन है विद्वता। तो कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी से सभी लोग, कौन सा होगा? तो देखियो, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल में सोना कैसी संज्ञा है। तो सोना अभी बताया था मैंने, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने बताया था धातुओं के नाम के उदाहरण लिखवाए थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, कांसा आदि क्या है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं होगा सोना। ठीक है, सभी को समझ आया? अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध। तो कौन सा शब्द संज्ञा है? यूपीपीसीएल परीक्षा 2016 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संज्ञा है, तो बच्चा क्रोध हो जाएगा। क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा है। ठीक, आगे देखेंगे।
चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। यूपी पीसीएल परीक्षा 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आप लोग बताइए कि दूध कैसी संज्ञा है। दूध बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो दूध अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि दूध भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमने क्या था ऐसी वस्तुएं जिनसे हमको नाप तोल का बोध हो लेकिन जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, नाप तोल सकते हैं, ऐसी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और दूध का मैंने उदाहरण भी लिखवाया था आप लोगों को। द्रव्यवाचक संज्ञा में जब पदार्थों के नाम लिखवाया तो उसमें उदाहरण लिखाया था दूध, दही, घी, तेल, पानी, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दूध कैसी संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ओके, सभी को प्रॉपर समझ आया? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? भाववाचक संज्ञाएं इसमें पूछ रहा है। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। इसमें से कई सारे उदाहरण जो है हम बता चुके हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया था सेना, कुंज, परिवार, ये सब क्या है? ये सब समूह या समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब मान लो जैसे हम लोगों ने देखा लड़का, मित्र, पंडित, अभी बताया था पंडित है, पंडित जाति है, लड़का है, लड़का क्या है? लड़का एक जाति है, मित्र जाति है, तो लड़का, मित्र, पंडित क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएंगे। हिमालय, होली, नर्मदा, ये क्या है? ये प्रॉपर नाम है चीजों के। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? होली जैसे त्योहारों का नाम है, नर्मदा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, तो इसलिए ये कैसी संज्ञा हो जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी ऑप्शन बचा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यौवन, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यौन लिखा है, यौवन होता है। ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। समझ आया? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर, 5 नंबर हो गया। ठीक, 6 नंबर देखेंगे। 6 में कह रहा है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? अभी पीछे क्वेश्चन में बताया हमने कि लड़का, लड़का से जितने प्रकार के लड़के हैं, जो भी लड़के हैं, सब लड़का एक जात हो जाएगा। तो लड़का कैसी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। जो लड़का का नाम आ जाता है राम, श्याम, मोहन, तो ये क्या हो जाएगा? तब ये व्यक्तिवाचक होता। तो इसलिए लड़का क्या संज्ञा हो जाएगा? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पा प्रत्यय, आपा प्रत्यय लगा है। तो बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऐसे अगला हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? पेड़, मिठास, सुंदरता, तो मिठास में प्रत्यय लगा है, सुंदरता में भी प्रत्यय लगा है, चतुराई में भी प्रत्यय लगा है। तो ये सब कैसी संज्ञा हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो पेड़, पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पेड़ के अंतर्गत पेड़ पूरी जाति का हो जाएगा। जितने भी प्रकार के पेड़ हैं, जो भी पेड़ हैं, सब पेड़ के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए पेड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला 10 नंबर देखेंगे। सेना, दल, सभा और कक्षा। अभी बताया था हमने, सेना भी बताया था, सभा भी बताया था, कक्षा बताया था, दल, तो ये सब क्या है? ये सब समूह हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कह रहा है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक में जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, पूरी शिक्षक जाति का बोध होगा, तो शिक्षक जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण। ज्यादती, ज्यादा, विशेषण मैंने बताया था कि विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ज्यादती भाववाचक संज्ञा जो है विशेषण से बनी हुई है। तो किस विशेषण से बनी हुई है? तो ज्यादा विशेषण से ज्यादती भाववाचक संज्ञा बनी है। तो ज्यादा विशेषण से भाववाचक संज्ञा ज्यादती बनी है।
नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। जैसे पूछा कि ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा, बताइए। ग्रामीण क्या है? ग्रामीण विशेषण है, यूपीपीसीएल में 2018 में आया, तो ग्रामीण तो विशेषण है, तो ग्रामीण पूछ रहा है कि किस संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो ग्रामीण संज्ञा का रूप क्या होता है? ग्राम। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। तो किससे में भाव प्राप्त हो रहा? तो जैसे लालिमा, लालिमा क्या है? लालिमा एक प्रकार का भाव है, तो लालिमा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लाल प्लस इमा प्रत्यय लगा, इसलिए लालिमा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी हमने बहुत रटा चुके हैं, बहुत बता चुके हैं कि नदी क्या है। नदी से पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए नदी कैसी संज्ञा हो जाएगा? इसलिए नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब किसी नदी का प्रॉपर नाम आ जाता है, जैसे नर्मदा नदी, सोन नदी, यमुना नदी, काली नदी, तो ये नाम क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, इसलिए नदी क्या है? नदी जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए यमुना। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? अभी मैंने बताया कि नदी जब होगा तो जातिवाचक संज्ञा, जब नदी का नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो नदी कैसी संज्ञा है? यमुना कैसी संज्ञा? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यमुना। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? जैसे मिठास, मिठाई, मीठी, मीठा, तो हमने बताया था भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगा करके बनती है। मीठा में प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मिठास। मिठास कैसी संज्ञा है? मिठास भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो कक्षा शब्द जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद के अंदर आता, अभी बताया था हमने। कक्षा, सेना, परिवार, समिति, दल, टुकड़ी, गिरोह, ये सब क्या होते हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, इसलिए कक्षा कैसी संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो हमने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया है, सारे उसी तरीके से क्वेश्चन आए, और सारे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। तो बच्चा ध्यान से पढ़िए अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए समित। समित शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो समित कैसा हो जाएगा? समित एक प्रकार की जाति है, क्योंकि समित में समित क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि समित के अंतर्गत कई लोग आते हैं। जैसे मान लो प्राकलन समिति बनी है तो उसमें भी 30 लोग होते हैं, लेख लेखा समिति है उसमें भी 22 लोग होते हैं, तो समिति में भी कई लोग होते हैं, इसलिए समिति कैसी संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। बताइए सभी लोग, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? बताइए। तो कावेरी कैसी संज्ञा हो जाएगा? कावेरी क्या? कावेरी एक नदी का नाम है, तो नदी तो मैंने बता रखा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो कावेरी क्या हो जाएगा? कावेरी एक नदी का नाम है, तो कावेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया? ठीक बच्चा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, और जो मैंने पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए बच्चा इन सब क्वेश्चनों का रिवीजन कर डालना, पीछे क्लास देख डालना, जिसका छूटा हो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत से ही सफलताएं मिलती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क ही होता है। तो इसलिए कठिन परिश्रम करिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। बाकी हम आप लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे, हम लोग अपना अनुभव देते रहेंगे, आप लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।